तो 10th क्लास कैसे हो। तो आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, उम्मीद तक काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है 24 वाला का, और 25 वाला के लिए प्रिपरेशन तैयार है। तो चलिए अब प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आज का जो आपका पहला चैप्टर है इतिहास का, आज जिस विषय पे बातचीत करना है वो है इतिहास, जिसका पहला चैप्टर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, आज इसे देखेंगे। तो चलिए मैं अमित कुमार आपको आज इतिहास का दर्शन कराता हूँ, वो भी क्लास 10th के लेवल के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहली टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद होता क्या है, आप अकॉर्डिंग टू बुक और जो भी बेहतर चीज़ है उसे जानने का कोशिश करेंगे। आज वो चीज़ जानेंगे बिल्कुल। देखिए, कहता है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद आज के युग का एक राजनीतिक जागृति है, राजनीतिक तथ्य का, राजनीतिक भावना का ये एक विचार है जो लोगों को जगाता है। राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक भावना है जो देश प्रेम की भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, यहाँ देखेंगे भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी भावना है जो क्या करता है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का सूत्रपात करता है, एकता को बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप भारत के निवासी हैं, हम सब भारत देश के निवासी हैं, हम सब में एक जागृति है, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्या है, ये एक भावना है, और ये भावना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राष्ट्रवाद। क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद। देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण की बात करें तो ये यूरोप में हुआ। कहाँ पे हुआ, किस देश में हुआ, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में हुआ, ये बात रखेंगे। काल पूछा जाए तो पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। किस काल में हो चुका था, पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। राष्ट्रवाद विचारधारा का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था, लेकिन ये प्रखर रूप से एक बेहतर रूप में बीज बुनाया, लेकिन वो पौधा के रूप में सामने कब आया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई, एक अच्छे रूप में सॉरी, थोड़ा सर्दी है। देखिए, तो क्या होता है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उस क्रांति से एक बात पता चलता है कि लोग अब राष्ट्रवादी हो चुके हैं, और यह भावना जुबान से बाहर निकला, यह भावना पौधा के रूप में बाहर निकला और दुनिया के सामने आया। देखिए क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो था, फ्रांसीसी क्रांति का 3 नारा था। वो 3 नारा था एकता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। एकता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों नारा किसका था, ये तीनों नारा थे फ्रांस की राजक्रांति का। इस तरह से देखेंगे तो ये तीनों बात जो बोला गया ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रवाद से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 19वीं शताब्दी में, कब, 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। 19वीं शताब्दी जब चल रहा था, शताब्दी देखिए, जैसे कि अभी आपका 2024 चल रहा है, तो 2024 2000 है, तो शताब्दी की बात करेंगे तो ये 2020 नहीं 21वीं शताब्दी है। 2000 लिखेंगे, 20 24 कहेंगे तो ये 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी जीरो से शुरू होता है, एक से नहीं, जीरो से शुरू होगा,
फिर 1 होगा, 1 से 2 होगा, इस तरह से 20 तक आया, तो 20 तक आया तो ये टोटल 21 हो गए। कितने हो गए? 21। वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। चलिए बेहतर, आगे देखते हैं। आगे कहता आक्रामक एवं उन्नत रूप से सामने आया। कब आया? 19वीं शताब्दी में, मतलब ईस्वी 1800 वाला था। कहता इसके कारण भी यथेष्ट थे, मतलब इसके कारण जो थे काफ़ी अच्छा था, परिणाम भी क्या था? काफ़ी युगांतकारी हुआ, परिणाम भी युग परिवर्तन करने लायक हुआ और कारण भी इसका अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि यूरोप की बात करें। कहाँ की बात करें? यूरोप की। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति योगदान दिया। अच्छी वाली बात है, फ्रांस की राजक्रांति ने योगदान दिया। तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे ज़रा बेहतर तरीक़ा से समझते हैं। चलिए, तो कहता है कि नेपोलियन के आक्रमण, 2 पॉइंट है आपके पास, इन दोनों पॉइंट को देखिए। कहता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी तीव्र हुई, इसके 2 कारण। पहला कारण देखिए फ्रांस की राजक्रांति ये था, और दूसरा कारण था नेपोलियन के आक्रमण। इन दोनों कारण से क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगती है, राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी जोर शोर पकड़ता है। आगे कहता फ्रांस की राजक्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। देखिए पहले जो था राजनीतिक, कोई धनाढ़ व्यक्ति करते थे, बड़े बुजुर्ग करते थे, जिसका देश भर में बोलबाला होता था, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक करते थे। लेकिन जब फ्रांस की राजक्रांति हुई, उसके बाद पूरे यूरोप में देखा जाए तो राजनीतिक एक आम बात हो गया। अब कोई भी साधारण व्यक्ति, आम आदमी भी राजनीतिक में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता था। इसीलिए कहता है कि राजनीतिक को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर करके उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अब राजनीतिक कोई महंगा चीज़ नहीं रहा, वो एक साधारण सा चीज़ हो जाता है। आगे देखिए, कहता है आपका कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन जो आक्रमण करते थे, तो उससे यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचा, जिससे लोगों में जागृति आई। नेपोलियन ने जर्मनी को देखिए, जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक रूपरेखा प्रदान करता है। देखिए, वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, मतलब भौगोलिक नाम के अनुसार, जैसे आप कहेंगे क्या कह सकते हैं कि भौगोलिक नाम के अनुसार जो पुबेरिया राज्य हो गया, पछबेरिया राज्य हो गया, उत्तरबेरिया राज्य हो गया, दक्षिणबेरिया राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गया, उत्तर पूर्व राज्य हो गया, तो ये आप दिशा के आधार पे नाम रखें। लेकिन राजनीतिक परिवेश, मतलब उसको देखा जाए तो नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक परिवेश से, ये जो आप दिशा के आधार पे नाम सुने, इससे बाहर करके उसको वास्तविक, जो उसका नाम होना चाहिए, वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, सीमा का निर्धारण किया और एक अच्छा सा नाम दिया। अब देखिए, जिससे क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग साफ हो गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रशस्त मतलब क्लियर होना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब देखिए दूसरी तरफ आगे क्या होता है, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति, नेपोलियन का जो नीति था वो थोड़ा आक्रामक था, साम्राज्यवादी था। कैसा था? आक्रामक था और साम्राज्यवादी नीति था। तो क्या होता है कि दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ जगा। नेपोलियन जो थे आक्रमण करके दूसरे प्रदेश को जीत लेते थे, जिससे क्या होता था कि वहाँ पे ये अपने मन के अनुसार मनमानी शासन करते थे, जिससे लोगों में आक्रोश जगा और उन आक्रोश के कारण देशभक्ति विक्षोभ जगा।
देशभक्ति की भावना लोगों में जगा कि मेरा देश, हम खुद अपना शासन व्यवस्था देख लेंगे, आप यहाँ से निकलिए। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1915 में एकत्र हुए। 1915 में क्या हुए? एकजुट हुए। मतलब नेपोलियन जो साम्राज्यवादी नीति अपनाता था तो वो युद्ध करता था, युद्ध करके क्या करते थे, देश को, किसी क्षेत्र को जीत लेते थे, जिससे वो वहाँ पे अपना शासन करने लगते थे। तो युद्ध करते थे तो किसी न किसी देश से करेंगे। तो एक बार यूरोप के कई देश मिल करके नेपोलियन से युद्ध किया, जिसमें नेपोलियन हार सकता है, और वो 1914 का समय था। तो 1914 में नेपोलियन का पतन हो जाता है। उसके एक साल बाद नहीं समझे, तो जस्ट समय के साथ ही 1815 है, 1814 में हुआ था। तो 1815 में एक सम्मेलन होता है, जो कहाँ होता है? वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया क्या है? एक देश था, उसकी राजधानी वियना थी। वहाँ पे 1815 में एक सम्मेलन हुआ, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था, वियना सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। देखिए, इस सम्मेलन का, जो वियना सम्मेलन था, इसका उद्देश्य मात्र एक था कि उन व्यवस्था को फिर से लागू करना है जिन व्यवस्था को नेपोलियन ने अस्त व्यस्त कर दिया है। नेपोलियन ने अस्त व्यस्त कर दिया था, तो प्राचीन व्यवस्था, पुराने व्यवस्था को फिर से लागू करना था। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा सा आपको मैप दिया गया है, तो आप मैप भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत है इसमें। चलिए हम लाइन बाय लाइन आपको बताते हैं आगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह का बिल्कुल पूरे 10th क्लास का, पूरे सेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी बात रही कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में जाइए, चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे नंबर मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। चलिए आगे देखते हैं। अस्त व्यस्त कर दिया था, उसे फिर से लागू करना था। देखिए इसमें क्या था कि परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिज्ञ इस बात को देख सकने में असमर्थ थे। देखिए, वियना सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन में जितने भी देश के नेता भाग लिए, उन सब का मुख्य उद्देश्य था कि उन प्राचीन व्यवस्था को फिर से लागू करना है जिन व्यवस्था को नेपोलियन ने बर्बाद कर दिया। लेकिन ये तो उन नेताओं का मानना था। देश का जनता जो है, उन देश का जनता का डिमांड कुछ और है। डिमांड क्या है? कुछ और है। तो देश के जनता की बात को समझ पाना फिलहाल उन नेताओं के सामर्थ्य से बाहर था। जनता का मांग था कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। मतलब राजनीति को प्रभावित करने के लिए जनतंत्र और राष्ट्रवाद, ये दोनों विचारधारा अब जनता के हाथों में था, जनता के मन में था। लेकिन राजनीतिक करने वाले व्यक्ति, राजनीतिज्ञ इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या है। कहता है कि सन 1915 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मौजूबानी, मतलब समझेंगे अध्यक्षता, मौजूबानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। मौजूबानी कौन किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का मतलब समझिए कि ये किसी भी तरह के सुधार होने के लिए नहीं देना चाहते थे। मतलब सुधार होना जरूरी नहीं है, जो जैसा है वैसा चलने दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुधार नहीं होना चाहिए। ऐसे विचारधारा व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी। किसी भी क्रिया का वो उल्टा नीति बनाएंगे, नहीं ये ज़रूरी ही नहीं है, इसका क्या काम है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति थे मेटरनिख, समझ रहे? घोर प्रतिक्रियावादी थे। मेटरनिख कहाँ के चांसलर थे? वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। वियना सम्मेलन का मौजूबानी या अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। चलिए
अब देखिए कहता है कि इस सम्मेलन में भाग कौन कौन लिए थे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये ऐसे विजय शक्तियाँ जो नेपोलियन से युद्ध करने के बाद जीते थे, विजय शक्तियाँ ने मिलकर इस व्यवस्था में भाग लिया था। यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने बर्बाद कर दिया था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्था थी, उन्हीं व्यवस्था को फिर से यूरोप में लाना था। समझ गए। कहता गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन है, ये दुनिया में आ चुका है। गणतंत्र और प्रजातंत्र ये किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज क्रांति की देन है। उनका विरोध करना पहला नीति ये था कि पुराने व्यवस्था को लागू करना, और दूसरी बात ये था कि प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे जो विचारधारा इसका विरोध करना और पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि अतः इस प्रक्रिया में, इस वियना सम्मेलन में, अतः क्या होता है कि वियना सम्मेलन के वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। तो मेटरनिख युग का शुरुआत कब से माना जाता है? वियना सम्मेलन से माना जाता है। बिल्कुल। तो नेपोलियन युग का अंत और वियना सम्मेलन का नेपोलियन युग का अंत और वियना सम्मेलन से मेटरनिख युग का प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, इटली एक देश था, अभी भी है, उस पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई भागों में बांट दिया। कई भागों में बांट देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। इस बात को समझिए। देखिए, मेटरनिख ने क्या किया कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, किस पर? इटली पर। यहाँ देखिए एक बार फिर से आप देखिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई भागों में विभाजित कर देता है, जिसमें देखिए दो राज्य का नाम दिया पहले, नेपल्स और सिसिली जो है, इन दो प्रदेश को एक अलग शासक वंश, राजवंश जिसका नाम था बुर्बो वंश, के हाथ में दे देता है। बुर्बो वंश के सम्राट जो थे फर्डिनेंड को बना दिया गया। तो इस तरह से नेपल्स और सिसिली पर किसका शासन स्थापित हुआ? बुर्बो वंश का। और वहाँ के शासक कौन बने? फर्डिनेंड को बना दिया गया। इसके बाद देखिए, रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया गया। अब पोप क्या होता था? तो देखिए, पोप जो होता था वो एक धार्मिक स्थल के जो मुख्य होते थे उसको पोप कहा जाता था, और वो एक पद का नाम था। पोप एक पद का नाम था, वो एक सत्ता का नाम था, जो क्या होते थे? चर्च के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते थे। ठीक ना। चलिए, तो पोप को देखिए, रोम और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे वो पोप को दे दिया गया। आगे देखिए, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन दोनों क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव कायम हुआ। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो क्षेत्र था, इन दोनों क्षेत्र पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ऑस्ट्रिया खुद अपना प्रभाव बनाए रखा। इसके बाद देखिए, परमा, मोडेना और टस्कनी जो था, इन तीनों क्षेत्र पर, परमा, मोडेना और टस्कनी, इस पे क्या किया कि हैब्सबर्ग का शासन करवा दिया। मतलब हैब्सबर्ग को दे दिया। एक राजवंश है हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। उसके बाद देखिए, जेनेवा, सर्डिनिया, पिडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जेनेवा और सर्डिनिया जो था, इसको पिडमोंट के राज्य में मिला दिया गया। तो इस तरह से देखिए, तो क्या किया, ये इटली को कई छोटे छोटे भागों में बांट करके प्रसाद की तरह बांट दिया। आप ही ले लीजिए, छोटा छोटा क्षेत्र करके, टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिया। अब इटली को एकीकृत करना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। देखिए,
इसी तरह देखिए जर्मनी में क्या क्या, जर्मनी में टोटल 29 राज्यों का एक रियासत बनाया, टोटल 39। तो जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। वहाँ पे 39 को रियासत थे जो खुद अलग अलग थे, और रियासत खुद अपना शासन देखते थे। वहाँ पे अलग अलग राजा का भी व्यवस्था था। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिपत्य स्थापित किया गया। देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो राजा शासन कर रहा था, ये जो 39 को रियासत था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन था? इटली का शासन वहाँ पे कायम था। देखिए तथा हर संभव प्रयास किया गया, जितना हो सके उतना प्रयास किया गया कि इन सब में, इटली जर्मनी सब में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, राष्ट्रवादी भावना जगना नहीं चाहिए, ये प्रयास किया गया। देखिए मेटरनिख ने जो वो फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना किया, फ्रांस जो है वहाँ भी पुरानी व्यवस्था की स्थापना किया, और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय रही। इस तरह से वो जो भी चाहते थे वो तो कर ही दिया है। तो कह सकते हैं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों का एक विजय रहा। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुआ, क्योंकि जनता के मन में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, राष्ट्रवाद जैसी भावना घर बना चुका था। इसीलिए ये सब व्यवस्था ज़्यादा समय तक चला नहीं, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए, और बहुत जल्द यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा, और पूरे यूरोप इससे क्या होने लगे? प्रभावित होने लगे। अब सबसे पहले क्रांति शुरू होता है फ्रांस से। कहाँ से शुरू होता है? फ्रांस से। तो चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो आज ही आपको मिल रहा है, तो अगला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव छांटिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए है बनाया, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।